आपका मेरे इस वीडियो में आज हम लोग एनटीपीसी का 8 तारीख को जो दोनों शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसमें मैथ्स का जो क्वेश्चंस आया है उनको हम लोग डील करेंगे और जहां कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा वहां करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बारीकी से क्वेश्चंस को समझेंगे और करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रूम इज 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द हाईएस्ट एरिया ऑफ अ टाइल। बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 16 सेंटीमीटर लंबाई का एक रूम है। कभी ऐसा होता है कि 12 सेंटीमीटर का 15 सेंटीमीटर की 12 सेंटीमीटर लंबाई मतलब इतना हो जाएगा और 16 सेंटीमीटर मतलब इतना, ज्यादा बड़ा इतना छोटा रूम होता है? कभी नहीं। लेकिन ये दिया हुआ है तो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। फाइंड द हाईएस्ट एरिया ऑफ अ टाइल। इस क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है कि हाईएस्ट एरिया का टाइल्स एक लगाना है जिसको बिना कट किए हुए उस रूम में लगाया जा सके। जैसे कि हम लोग रूम में टाइल्स फिट करते हैं तो जरूरत पड़ने पे क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। जैसे यहाँ कॉर्नर पे है तो इतना काट के हटा दिया, उसको लगा दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि टाइल्स को बिना काटे और आराम से लगा देना है। तो उसमें कैसे सबसे मैक्सिमम एरिया का टाइल्स लगेगा। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम एरिया का टाइल्स तो इसका जो लेंथ ब्रेथ है एरिया ही हो जाएगा। इतना बड़ा टाइल्स लगा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है इतना बड़ा टाइल्स? नहीं। तो हम लोग को क्या करना होगा इसमें कि एक ऐसा एरिया का टाइल्स खोजना होगा जो कि बिना काटे इस रूम को पूरा पैक कर दे। तो कैसे करेंगे इसका? तो सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल इन दोनों का HCF को निकाल देंगे। HCF आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वही उसका डायमेंशन होगा। और डायमेंशन में देखिए टाइल्स का क्या होता है, एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। तो सबसे मैक्सिमम एरिया कौन सा फिगर कंटेन करता है? तो वो हमारा क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर सबसे ज्यादा एरिया कंटेन करता है, यानी कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। दोनों साइड बराबर होगा तो सबसे ज्यादा एरिया कंटेन करेगा। तो हमें स्क्वायर खोजना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल देंगे। 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का अगर HCF निकाला जाए तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। देखिए 4 से ये भी डिविजिबल है, 4 से ये भी डिविजिबल है, यानी 4 इसका HCF हो जाएगा। और जो मैक्सिमम एरिया होगा उस टाइल्स का वो कितना हो जाएगा? देखिए एक साइड 4 है, दूसरा साइड भी कितना होगा? 4। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। हम लोग को दिमाग लगाना है और HCF निकाल के बता देना, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। आज का दूसरा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ए बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है यहाँ पर बोट का स्पीड। मान लीजिए नदी है, ठीक है, एक बोट इधर चल रहा है। तो बोट का स्पीड कितना है हमारा? 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और स्ट्रीम का स्पीड जो पानी का धारा है उसका स्पीड हमें दिया हुआ है कितना? 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मान लेते हैं बोट को x मान लेते हैं तो हम लोग x लिख देते हैं। ठीक है, बोट का x मान लेते हैं और स्ट्रीम का y। जनरली हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो पहले ही हम लोग डिसाइड कर लिए हैं कि x मानेंगे बोट को और y मानेंगे स्ट्रीम का स्पीड को। तो अब हम लोग देख लीजिए, अगर अप स्ट्रीम में जा रहे हैं मतलब कि धारा के विरुद्ध चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? स्पीड धारा के विरुद्ध अगर जाएंगे, अप स्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड टोटल कितना हो जाएगा? तो माइनस हो जाता है अप स्ट्रीम में। ठीक ना, अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा हमारा? 15 माइनस 3। ठीक है, माइनस हो जाता है। और डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में कितना होता है? ऐड हो जाता है, क्योंकि अगर इंजन बंद भी रखेगा तो भी ना आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उसे देख लेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 15 3 18। ठीक है, 15 माइनस क्यों किए, प्लस क्यों किए, अब ये बात आप समझ जाइएगा अगर यहाँ नहीं समझ पाए तो। अब यहाँ देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब बोल रहा है कि एक जगह नाव क्या कि एक जगह गया फिर वापस आ गया। इसका मतलब क्या है कि एक बार डाउन स्ट्रीम में गया होगा, एक बार अप स्ट्रीम में आया होगा और दोनों में कुछ समय लगा होगा। यहाँ पर देख लीजिए समय दोनों में कुछ लगा होगा। तो मान लेते हैं पहला अगर डाउन स्ट्रीम में गया है तो समय कितना लगा? समय इज इक्वल टू क्या समझते हैं हम लोग? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। समय तो नीचे जाने में कितना समय लगा? तो नीचे में जाने में कितना समय लगा होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना होगा डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए? स्पीड कितना होगा? 18। ठीक है ना, ऐड हो जाता है। अब समय जाने में लगा, आने में जो समय लगेगा दोनों समय मिलाकर 10 मिनट दिया हुआ है भाई, दोनों समय मिलाकर दिया हुआ है। ठीक ना, तो यानी कि समय को क्या करना? जोड़ना है। ये जाने का स्पीड है, वापस आने का समय क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय कितना स्पीड है हमारा? 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ देख लीजिए ये आ गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस को कॉमन निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1/18 प्लस 1/12। सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा हमारा? d। अब 18 12 का हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा? 18 12 का एलसीएम लेंगे तो 18 36 आ जाएगा। अब 36 आने के बाद देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, 2 आ जाएगा प्लस 12 36 3 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस
और 2 3 5, 2 3 5 बटा 36। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, ये एक्चुअली में क्या आ गया हमारा डिस्टेंस। अब ये समय निकाल रहे हम लोग, ये फॉर्मूला किसका था, समय का, इतना इज इक्वल टू समय है। अब समय कितना आया हमारा, ये समय आ गया। अब ये समय आया है तो समय हमें इक्वल टू तो दिया हुआ है ना 10 मिनट, तो इस इक्वल टू में 10 मिनट लिख देंगे, इक्वेट कर देंगे 10 मिनट। लेकिन मिनट में नहीं, ये क्या है, आवर में आया, तो मिनट को हम चेंज कर देते हैं, 10 बाई कितना कर देते हैं, 10 बाई 60 काट दिए, यानी कितना आ जाएगा 1/6। इतना इज इक्वल टू 1/6 है। ये देखिए, जाने का स्पीड आने का स्पीड दोनों समय है, तो टोटल समय इतना आया, और हमारा समय दिया हुआ है 1/6, 10 मिनट दिया हुआ है, देखिए 1/6, और कैलकुलेशन से हम लोग ला लिया 5/36। तो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 36/5। अब ये 6 से कट गया, 6 बार में, अब 5 कितना कट जाएगा, 1.2 आ जाएगा हमारा, 6 बचे 30। अब यहां पर से क्या आ गया, 1.2 आ गया हमारा। अब उसके बाद देख लीजिए, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 1.2। यही तो हमें निकालना था। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस, वो डिस्टेंस निकालना है नाव से, और जहां से जाकर वापस आया वो डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग सिंपल क्या किए हैं, सबसे पहले अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू धारा के विरुद्ध दिशा में दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों ऐड हो जाता है, तो यानी कितना हो गया। अब जाने में समय कितना लगा, आने में समय कितना लगा, दोनों को हम लोग इक्वेशन बना के लिए समय के टर्म में लिख दिए। समय इज इक्वल टू 2/4 डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस स्पीड कितना था जाने में, तो ये समय बता दिया हमें। फिर दूसरा हमें ये समय बता दिया कब, आने का समय। अब दोनों को जोड़ दिया, इक्वेशन बन गया हमारा। देखिए, ये समय निकाला, और समय हमारा 10 मिनट दिया हुआ था, 10 मिनट को दोनों इक्वेट कर, दोनों बराबर होगा ना, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 10 मिनट, और हम लोग इतना समय निकाल चुके हैं, तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये 10 मिनट दिया हुआ है, तो दोनों को इक्वेट करने के बाद डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 1.2 आ गया। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा प्लीज। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 7 इफ रूट a इज इक्वल टू 7 देन b इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। a यहां पर देखिए, समझने वाली बात है ना कि रूट a इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट अंदर इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। कोई अब दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, देखो a का स्क्वायर, a का वैल्यू में 49 दिया हुआ है, यानी कि इस इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 4 3 7। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर के निकालने के लिए क्या करना हो, वैदिक मैथ्स में आएंगे और निकाल लेना। 9 81 और 9 चौके 36 36 9 चौके 36 गुना 72 8 8 80 का 0 हाथ में, 8 चौके 16 16 8 24। ये आ गया हमारा, इसका स्क्वायर करने पे प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 4 3 7। अब देखिए 2 4 यहाँ पर भी है तो कट जाएगा, 37 में से एक जाएगा 36, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारा 36, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये रूट पे चढ़ जाएगा, यानी क्या आने वाला 6। अगर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा हमारा, रूट 36 इक्वल टू 6, यानी b का वैल्यू हमारा 6 आ गया, बहुत आसानी से। ठीक है, कितना आसान से बना लिए, बस थोड़ा कैलकुलेशन को स्पीड करना होगा, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये सब प्रश्न में जान नहीं है, रेलवे इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो थोड़ा दम लगाइए। अब आते हैं अगले प्रश्न में। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 2 3 4 and their sum is 72. What is the largest number? लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, रेशियो दिया हुआ है, यानी कि कटा होगा कोई नंबर से, एक पर्टिकुलर कोई नंबर से सारा कटा होगा, तो उस नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, यानी कि ये कितना होगा, x होगा, ये भी x होगा मल्टीप्लाई, ये भी x से मल्टीप्लाई होगा, टोटल इतना ही होगा, टोटल का सम कितना होगा हमारा 72। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 2x होगा प्लस 3x होगा, ये 4x होगा, तीनों का सम करने पे कितना आ रहा है 72। देखिए, ये नंबर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कोई एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए सबको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये पता चल गया, क्योंकि सारा कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर से कटा होगा, तभी तो रेशियो मिला है, कोई एक ही नंबर से कटता है, HCF यहाँ, तो यहाँ मान लेते हैं वो नंबर क्या x से कटा होगा, तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर मिल गया हमें। और क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों का सम 72 है, तो तीनों को हम जोड़ दिए तो 72 आना चाहिए ना, तो ये हमारा इक्वेशन सही किए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2x 3x 4x कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 9x हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा 72, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 9 8 8 है, ठीक है ना, कट गया हमारा 8 बार 9 8 72। अब x का वैल्यू ये आया, बोला लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, जिसका सबसे ज्यादा रेशियो होगा, तो सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, 4 का है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या कौन है इसमें
4x है तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दो, एक्स का वैल्यू 8 आया हमारा, 4 इंटू 8 8 चौका 32, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से बनते हैं। तो पहला इसमें देखिए आज 3 का पावर 71 है, 72, 73, 74, 75 सब सम में है। अब पूछ रहा है ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है ना बहुत सारी चीजों से डिविजिबल हो सकता है, क्वेश्चन को बनाने पे पता चलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा ना, कॉमन निकाल लो, जो सबसे मिनिमम पावर है उसको कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो क्या है इसमें मिनिमम, 3 का पावर 71 सबसे कॉमन है, सबसे क्या है 3 का पावर 71 इसमें भी होगा और उसमें एक्स्ट्रा एक 3 का पावर होगा, तो इसमें क्या बच जाएगा, 3 का पावर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 0 बच जाएगा, यहाँ तो 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 का पावर 1 बच जाएगा, 3 का पावर 1 मतलब केवल 3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर से 3 का पावर 71 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3 का पावर 2 बचेगा, 3 का पावर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 का पावर 74 है, इसमें से 3 का पावर 71 को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, तो 3 का पावर 3 बचेगा हमारे पास, तो 3 का पावर 3 क्या बचा, 3 3 9 या 27, ठीक है 27। अब इसमें 75 में से 71 निकाल दिया तो कितना बचा, 3 का पावर हमारा 4 बच गया, तो 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 9 या 27 या 81, 81 बच गया। अब यही है हमारा 3 का पावर 71। अब इन तीनों को सम कर देंगे, 7 और 1 8, 8 2 16 17, 17 3 20 21 के एक हाथ में 2 2 2 8 2 10 12, ठीक है 121। अब आ गया 371 इंटू 121। अब 121 तुम्हारा किससे डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर सब आएगा वो हमारा 121 से भी डिविजिबल होगा, कितना 11 से भी डिविजिबल होगा, ठीक ना 11 से ये डिविजिबल है ना, तो 11 से भी अगर ये डिविजिबल है तो पूरा नंबर 11 से भी जाएगा। 121 है, 121 क्या है 11 का स्क्वायर है, तो ये नंबर किस किस से डिविजिबल है, वो सारा नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा, और उसमें 121 से भी ये पूरा नंबर डिवाइड दिया जा सकता है। ठीक है, 121 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 121 भी हो सकता है, ऑप्शन को आपको देखना होगा, 11 भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, अगला ये क्वेश्चन में बोल रहा है tan 2 to 5 225 डिग्री का वैल्यू बताना है tan का। तो tan 225 कहां वैल्यू करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। tan हमारा लाई कर रहा है, ये 225 डिग्री है, पहला कहां लाई कर रहा है, यहाँ 90 तक रहता है, यहाँ 120, यहाँ 200, यहाँ ये 180 तक है, और ये हमारा 270 डिग्री तक है, यानी 225 कहां लाई करेगा हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव, यहाँ देखिए यहाँ ऑल पॉजिटिव रहता है, यहाँ साइन पॉजिटिव रहता है, यहाँ कॉस पॉजिटिव रहता है, यहाँ tan का कोई वैल्यू रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग 225 को क्या लिख सकते हैं, tan 225 को हम लोग लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 5 और 8 4 12, ठीक है। tan हम लोग 225 को tan 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए 180 डिग्री यहाँ पर क्या होगा, ये tan हमेशा पॉजिटिव में हो जाएगा, 180 प्लस थीटा कितना हो जाता है, tan थीटा हो जाता है हमारा, हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, tan 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा tan थीटा, वो भी पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में ही रहेगा, क्योंकि tan यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तो tan थीटा इसी के हिसाब से निकाला गया, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा की जगह पे क्या है हमारा 45 है, तो tan क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक ना, tan यहाँ 45 है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1 होता है, ये पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, आपसे पूछ देगा tan 15 डिग्री का वैल्यू बताए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके जो दो से रिलेट करके बना सके, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उसे देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए ये जो प्रश्न है, इस टाइप की क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत बार पूछ रहा है, ये पिछले शिफ्ट में नहीं आया है, पिछले शिफ्ट में आया है, कल के आज के शिफ्ट में नहीं आया है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहा है, इसलिए मैंने इसे भी देख लिया है। sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री और sin 80 डिग्री इसको बनाना है, तो यहाँ पर याद कर लेते हैं हम लोग, sin थीटा और sin 60 माइनस थीटा इंटू sin 60 प्लस थीटा, अगर ऐसे रहे, ठीक ना, ऐसे रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है हमारा 1/4 sin 3 थीटा, ठीक है। इसका डायरेक्ट ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, इसका इक्वल टू क्या होता है 1/4 sin थीटा। ठीक इसी तरीका से cos का भी होता है, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा, आपको पहचानना होगा इसमें इसके हिसाब से, ठीक ना, फिर उसके बाद sin 60
प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है ना, इसका ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। इस टाइप से आता है। जैसे कि यहाँ पर देख लिए क्या है sin 20 डिग्री और ये 40 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 60 माइनस 20 लिख सकते हैं। देखिए इसी फॉर्म में है। फिर sin 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 20 60। देखिए 60 प्लस थीटा 60 ले लिया है, उस पर थीटा जोड़ दिया मतलब 20 डिग्री जोड़ दिया, यानी ये हमारा पूरा लाई कर रहा है। ठीक ना, ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1/4 sin 3 थीटा। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 sin थीटा की जगह पे कितना हमारा 20 डिग्री है, तो 20 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/4 sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री का वैल्यू हमें पता है √3/2 1/4 इंटू √3/4 √3/2। ठीक ना, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, हम इसे कैलकुलेट कर देंगे √3/4 2 8। ठीक है, बहुत आसानी से, बस इसको हमको याद रखना है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको बस पहचानना है। जैसे ये 20 डिग्री हो गया, इसको 20 लिख दिए, तो 60 माइनस 20 क्या हो जाएगा 40 होना चाहिए, और ये 60 माइनस 60 और प्लस 20 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 80। देखिए डायरेक्ट इस पे बैठ रहा था। ऐसे ही इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसे रिलेट करके बना सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छा से। इसके साथ एक और था हमारा tan थीटा प्लस tan 60 माइनस थीटा, और उसके साथ था हमारा tan 60 प्लस थीटा। तो इसका होता था हमारा डायरेक्ट tan 3 थीटा। ठीक ना, इसमें 1/4 नहीं आता है, इसमें डायरेक्ट क्या होता है tan 3 थीटा हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये 3 तो इंपॉर्टेंट है, बस देख लेना यार, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। यहाँ पर देखिए A/B is equal to 3:4 and HCF is 15, find the LCM। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और नंबर का रेशियो दिया हुआ है। अब पूछ रहा है हमें LCM। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पहला नंबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता था LCM इंटू HCF। ये हमारा फॉर्मूला है, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF बराबर हो जाता था। अब यहां पर देख लो, यहां पर नंबर न देके डायरेक्ट बोल दिया है HCF 15 दे दिया है। तो यहां पर एक बात देख लो, जैसे कि A/B इज इक्वल टू कुछ होगा 3:4 है, 3:4 दिया हुआ। यहां पर क्या है 3:4 ओरिजिनल नंबर है नहीं, ये क्या है एक कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक ना, मल्टीप्लाई होता होगा जो कि दोनों कांस्टेंट कट के हट गया और उसके बाद हमारा बच गया, उसको हम लोग बोल दिए रेशियो। तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट क्या होगा, दोनों में मैक्सिमम क्या होगा जिससे दोनों बराबर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा। तो अपना दिमाग लगाएंगे हम लोग और बोलेंगे नहीं ये HCF है, HCF ही तो बोलते हैं उसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, ये K का वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है, इसको बताया नहीं है लेकिन आपको सोच लेना है। ठीक है, ऐसा अगर आप सोच पाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा 3:15, डायरेक्ट ये नंबर का वैल्यू हो गया 3:15, यही 15 कट के 3:4 हो गया था, यानी A का वैल्यू कितना हो गया 15 गुना 30 और B का वैल्यू 15 चौके 60, 15 तिया 45, सॉरी 15 तिया 45 और 15 चौके 60। अब पहला नंबर दूसरा नंबर पता चल गया, HCF पता चल गया, LCM नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। पहला नंबर हमारा आ गया 45 इंटू सेकेंड नंबर आ गया 60 इज इक्वल टू LCM हमें निकालना है इंटू HCF। HCF की जगह हमारा कितना है 15, तो ये 15 क्या आ जाएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, HCF यहाँ से हट गया, LCM का वैल्यू निकल जाएगा, काट देंगे 15 चौके 60। अब 4 से कर देंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20 और 4 चौका 16 17 18 180। ठीक है ना, तो LCM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, कितना आसानी से इसे बना दे, बस थोड़ा सा सोचना है, आपका सब दिमाग लगा देना है, टोटल जितना सोच सकते हैं पूरा सोचना है। इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना और मिनिमम एक तो अपना अप्रोच लगाना है और इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला ही लगाना है, आपको अपने दिमाग लगाते रहना है कि क्या सोच सकते हैं। ठीक है ना, और कोशिश करिए वहां तक पहुंचने का। तो यहाँ पर HCF बोल रहा था और हम इस यहाँ से ये भी निकाल दिए और B का वैल्यू निकाल दिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप करते करते आप सॉल्यूशन डेली करते हो, क्वेश्चन 10-15 मैक्सिमम बनाते हो डेली,
15 काफी होता है यार। एक साल अगर 15 डेली क्वेश्चन बना लोगे तो ये सब अप्रोच आसानी से दिमाग में आने लगेगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, हम लोग एक और संख्या, एक और क्वेश्चन में इसमें बोल रहा है प्राइम नंबर लोअर देन 55। 55 के नीचे कितने प्राइम नंबर होते हैं ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, हमेशा 1 से 50 से पीछे जितना होता है ना, उसमें हमारा 15, ठीक है ना, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में 15 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर आता है। ठीक है ना, 15 तो प्राइम नंबर है। अब 1 से 50 के बाद देखिए 51 डिविजिबल है, 52 हमारा डिविजिबल है, 53 देखिए ये एक प्राइम नंबर है, 54 हमारा, ठीक है। तो 53 एक और प्राइम नंबर मिल गया, यानी 15 + 1 = 16। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक ना, क्या 1 से 50 तक के बीच में कितना होता है प्राइम नंबर, 15 हमें याद था, और हम उसके बाद आगे चेक कर लिए 51, 52, 53 हमारा क्या एक प्राइम नंबर है। तो टोटल कितना प्राइम नंबर हो गया, 16। अगर आपको ये याद ना हो कि 15 है तो आप क्या करेंगे, सारा का लिख लेंगे, लेकिन याद कर लीजिए, बहुत आसान है, क्या जाता है याद करने में। ठीक है, अगले प्रश्न में मिलते हैं। अब आ गए हम लोग आज के अंतिम प्रश्न में। इसमें देखिए ये कोई प्रश्न हमारा मैथ्स का नहीं, ये रीजनिंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग से हम लोग इसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, 25 डिविजिबल बाय 5 = 15 है, कोई लॉजिक से हो गया। और 30 डिविजिबल बाय 6 = 20, और 35 डिविजिबल बाय 7 = व्हाट हमें बताना है, तो हमें लॉजिक लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25 को तो 5 आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो यहाँ भी 5 आ रहा है, 7 × 5 = 35, यहाँ भी 5 आ रहा है। देखिए अब इस 5 को क्या करेंगे, 15 हो जाए, 5 को क्या करेंगे, 20 हो जाए, वही रिलेशन हम लोग इससे लगा देंगे। तो 5 से 15 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 3 से 5 × 20। अगर यहाँ हम लोग 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 5 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 4 किए थे, यहाँ क्या कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 5 = 25, आंसर हो जाएगा हमारा 25। क्या किया, बस अपना दिमाग लगाया, सोचे समझे और कर दिए। सबसे पहले हम लोग देख लिए यहाँ सब जगह 5000 है, 5 से 15 का क्या रिलेशन है, तो 3 से। अगर ये रिलेशन इसके साथ भी वैसा ही रिलेशन है तो आगे में भी वही होगा। तो हम लोग चेक कर लिए, 5 × 3 = 15, तो 1 बढ़ा कर दिए तो क्या होगा, 5 × 4 = 20। ये रिलेशन हमारा क्या लग रहा है कि हाँ आप सही जा रहे हैं। तो इसमें 1 बढ़ाए थे तो इसमें भी 1 और बढ़ा देंगे, तो 5 × 5 = 25। ये रिलेशन हमारा क्या है, सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।